अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने गुज़श्ता रोज़ ओवरसीज़ पाकिस्तानी कन्वेंशन से खिताब किया था और आज आर्मी चीफ के खिताब का ऑडियो वीडियो बयान जारी हुआ है, जिसमें उन्होंने बलूचिस्तान को नुकसान पहुंचाने वाले अनासर की न सिर्फ निशानदेही की है, बल्कि उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए मुल्क को नुकसान पहुंचाने वाले अवामिल का भी खुलकर जिक्र किया है। अब ज़ाहिर है बलूचिस्तान दहशतगर्दी की लपेट में है और सिक्योरिटी फोर्सेस सूबे को शरपसंदों से बचाने की कोशिश कर रही हैं। आर्मी चीफ मुश्किल हालात के बावजूद बलूचिस्तान के मुस्तकबिल रोशन होने की ज़मानत दे रहे हैं और इसके साथ ही वो दहशतगर्दों को खबरदार भी कर रहे हैं कि दहशतगर्दों की 10 नस्लें भी बलूचिस्तान कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आर्मी चीफ ने इस हवाले से क्या गुफ्तगू की, जरा सबसे पहले उसकी एक झलक आपको दिखाते हैं। बलूचिस्तान जो है, जो कि पाकिस्तान की डेस्टिनी है, ठीक है, जो कि पाकिस्तान के माथे का झूमर है। तुम 1500 बंदे कहोगे कि जी हम इसको ले जाएंगे, तुम्हारी अगली 10 नस्लें भी नहीं लेके जा सकती। इंशाल्लाह यू विल सी दैट वी विल बीट द हेल ऑफ दीस टेररिस्ट वेरी सून। अब सिविल मिलिट्री क़यादत बलूचिस्तान के मसाइल को हल करने की कोशिश कर रही है। ज़ाहिर है बलूचिस्तान कुदरती वसाइल से माला माल है, फिर सी पैक है, यानी अगर बलूचिस्तान में तरक्की होगी तो मुल्क में तरक्की होगी और इसीलिए बलूचिस्तान के मादनी वसाइल पर सिविल मिलिट्री क़यादत मिलकर काम कर रही है और इसके लिए सूबे के इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी खुसूसन तवज्जो देना ज़रूरी है। यही वजह है कि हुकूमत सूबे की सड़कों और मवासलाती निज़ाम की बेहतरी पर तवज्जो मरकूज कर रही है और इसीलिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पेट्रोल की कीमतों में कमी का रिलीफ पूरे मुल्क को देने की बजाय सिर्फ बलूचिस्तान को देने का फैसला किया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ऐलान किया है कि पेट्रोलियम मसनूआत से हासिल करदा मुनाफा बलूचिस्तान की सबसे अहम शाहरा N25 पर लगाया जाएगा। बलूचिस्तान की ये अहम शाहरा कराची को बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से जोड़ती है और इसीलिए ये सूबे की तरक्की और तजारती सरगर्मियों के लिए कलीदी हैसियत रखती है, यानी ये शाहरा तजारती एतबार से अहमियत की हामिल है। लेकिन जैसे ही वज़ीर आज़म ने यह ऐलान किया कि पेट्रोलियम मसनूआत से हासिल होने वाला मुनाफा बलूचिस्तान की इस आम शाहरा पर इस्तेमाल होगा, तो इस पर भी तनकीद शुरू की गई। हुकूमत पर यह तनकीद हो रही है कि बलूचिस्तान खुद मालियाती लिहाज से एक सरप्लस सूबा है। दिसंबर 2024 तक इसके पास 91 अरब रुपए से ज़ायद की इजाफी नकद रकम मौजूद थी। इसके अलावा वफाकी तरक्याती प्रोग्राम में भी 1100 अरब रुपए से ज़ायद मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद अगर वज़ीर आज़म को रिलीफ देना था वो तो दूसरे तरीके से रिलीफ दे सकते थे। वज़ीर आज़म सवाबदीदी फंड्स का इस्तेमाल कर सकते थे, यानी वफाकी हुकूमत पर उनको रिलीफ देने पर तनकीद हो रही है, जिस पर वफाकी वज़ीर जाम कमाल अपने रद्दमल में कह रहे हैं कि कुछ लोगों को बलूचिस्तान की तरक्की हज़म नहीं हो रही। अब बलूचिस्तान की फलाह के लिए आर्मी चीफ और वज़ीर आज़म मुसलसल बयानात दे रहे हैं। आर्मी चीफ दुश्मन को खबरदार कर रहे हैं कि वो बलूचिस्तान को चाहते हुए भी नुकसान नहीं पहुँचा सकता है और इसके साथ वो सोशल मीडिया पर मनफी मुहिम पर भी खुलकर बात कर रहे हैं। आर्मी चीफ कुरान पाक का हवाला देते हुए कहते हैं कि कुरान कहता है कि तहकीक करो, लेकिन सोशल मीडिया पर बगैर तहकीक की खबरें फैलाई जाती हैं। आर्मी चीफ का सोशल मीडिया के हवाले से क्या कहना था, जरा वो भी आपको दिखाते हैं। Needs to be a hard state, a country whose all institutions, whose all departments, organizations, divisions, allied departments, they are working as per the law, they are fully operational, and everything has been done as per the constitution, is a hard state. وَالَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ। क्या ईमान वालों, जब तुम्हारे पास कोई फासिक स्टोरी लेकर आता है तो तहकीक करो। ये ना हो कि तुम अपनी जहालत में किसी का नुकसान कर दो और तुम्हें उसके ऊपर नदामत उठानी पड़े। दिस इज योर कुरान। और आपका सोशल मीडिया क्या कहता है? फॉरवर्डेड एज रिसीव्ड। अब आर्मी चीफ ने सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा करने वालों की निशानदेही की है, लेकिन तहरीक इंसाफ पर यह इल्ज़ाम लगता है कि वो सोशल मीडिया पर इदारों के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा करती है और इस मनफी प्रोपेगेंडे के खिलाफ पार्टी के अंदर से भी आवाज़ उठाई जाती है। अब अगर देखा जाए तो आर्मी चीफ का सोशल मीडिया के हवाले से बयान ये वाज़ेह करता है कि इदारों को सोशल मीडिया पर मनफी मुहिम पर अब तशवीश है, अब भी तशवीश रखते हैं और अगर PTI अब भी इदारों के खिलाफ मज़ामत को जारी रखती है तो फिर तहरीक इंसाफ का जो बैकडोर राब्तों से रास्ता तलाश करने की कोशिश जारी है, अब वो ऐसी सूरत में फिर से नाकाम हो सकता है या तहरीक इंसाफ को नाकामी का मुंह देखना पड़ सकता है। वो कि वाकिफ़ान हाल कहते हैं कि बानी PTI इस्टेब्लिशमेंट से अपने मामला दुरुस्त करना चाहते हैं और यही वजह है कि सलमान अकरम राजा, जिन्होंने गुज़श्ता दिनों बैरिस्टर गौहर को मंजूर नज़र कहा था, उनके इस बयान पर बानी PTI ने न सिर्फ इजहार बरहमी किया बल्कि तहरीक इंसाफ के अमरीका में मुकीम व्लॉगर्स को पार्टी मामलात से दूर रखने की हिदायत भी की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बानी PTI ने अपने वकील सलमान सफदर के तवस्सुत से अपने तहफ़्फ़ुज़ात सलमान अकरम राजा को पहुँचाए। बानी PTI ने सलमान अकरम राजा को यह पैगाम दिया है कि सियासी जमातों को स्कूल क्लासरूम की तरह नहीं चलाया जा सकता। इल्ज़ाम तराशी का खेल खेलने की बजाय इत्तेहाद की ज़रूरत पर जोर देना चाहिए। ज़राए के मुताबिक अमरीका में मुकीम पार्टी रहनुमाओं और व्लॉगर्स के बारे में बानी PTI ने बैरिस्टर गौहर को मशवरा दिया है कि उन्हें पार्टी की सियासी और कोर कमेटी से बाज़ाब्ता तौर पर
हटाने के लिए मुनासिब वक्त नहीं है, ताहम उन्हें कमेटी के इजलासों में मदऊ न किया जाए। अब इस सूरत हाल का जायजा लेने के बाद ये कहा जा सकता है कि बानी पीटीआई इदारों से मुतालिक अपने रवैये में लचक ला रहे हैं। यही वजह है कि बैरिस्टर गौर ने गुज़श्ता रोज़ बानी पीटीआई का पैगाम पहुंचाया है कि बानी पीटीआई ने हिदायत दी है रहनुमा मुतज़ाद बयानात देने से गुरेज करें। इस टाइम भी वो हिदायत खान साहब की हम आपके सामने लेके आ चुके थे। आज खान साहब ने उसका इआदा किया। आइंदा कोई पार्टी वर्कर, पार्टी लीडर, पार्टी का ओहदेदार किसी सूरत में दूसरे ओहदेदार के खिलाफ किसी भी किस्म की स्टेटमेंट मीडिया पे या पब्लिक में नहीं देगा। इसका सख्ती से मुमानियत होगी पार्टी के, और पार्टी में इनसाइड डिसिप्लिन होगी, लेकिन आउटसाइड कोई बंदा बात नहीं करेगा। लेकिन बानी पीटीआई की हिदायत के बावजूद आज एक बार फिर सलमान अकरम राजा ने फिर से मुतनाज़ा बयान दिया है। उनका क्या कहना था ज़रा वो भी आपको दिखाते हैं। अब सलमान अकरम राजा ने एक बार फिर वैसे ही बयान दिया है जो उन्होंने बैरिस्टर गौहर से मुताल्लिक दिया था। बहरहाल पार्टी में तकसीम बैकडोर राब्तों पर असरअंदाज तो हो सकती है। एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मामलात हैं, दूसरी तरफ वो हुकूमत को तनकीद कर रहे हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो रिलीफ है उसको बलूचिस्तान की तरफ रीडायरेक्ट करने पर तनकीद हो रही है। माइंस एंड मिनरल्स बिल के ऊपर तनकीद हो रही है। और फिर कुछ लोग तो ये भी तासुर दे रहे हैं कि वफाक और सूबे के दरमियान ये जो ख़तो किताबत हुई, ख़ासतौर पे जो ट्वीट आई JUIF के सेनेटर की तरफ से कामरान मुर्जा साहब ने ट्वीट की कि जिस अंदाज में खामोशी से वफाक और सूबे के दरमियान मामला चल रहे हैं और ख़तो किताबत जिस अंदाज में हो रही है, बाला ये कानून साजी हो रही है, ये भी पसंद नहीं आ रही। और फिर जो कानून साजी हुई उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने लोग ये कहते हैं कि हमें तो कुछ और बताया गया था तनख्वाहों से मुताल्लिक है या किसी और डोमेन में है। हमें ये नहीं कहा था, बताया गया था कि माइंस एंड मिनरल्स के हवाले से कोई बिल है जिसके ऊपर जो है वो हमें इसके हक़ में वोट देना है। बाहर कैफ अब ये कंट्रोवर्शियल डोमेन में लाया जा रहा है मामला, और सारी की सारी तनकीद हुकूमत पर आ रही है। एक तरफ अपोजिशन तनकीद कर रही है और दूसरी तरफ हुकूमती बेंचेस से भी, फ्राम विद इन द गवर्नमेंट, फ्राम विद इन द ट्रेजरी बेंचेस भी ख़ुद हुकूमत को तनकीद का सामना है। वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, वो MQM हो, वो हुकूमत पर तनकीद कर रही हैं, उनके अपने कंसर्न्स हैं, रिजर्वेशंस हैं। ऐसे में सवाल तो बड़ा सादा सा है, क्या आने वाले दिनों में हुकूमत पर भी प्रेशर बढ़ सकता है या फिर जो सूरत हाल इस वक्त है क्या वो किसी तहरीक को फ्यूल कर सकती है, उससे कोई तहरीक ज़ोर पकड़ सकती है जो हुकूमत के अपने लिए नुकसानदेह हो सकती है। वो नेहरू की तकसीम के मामले पर सिंध से उठता हुआ एहतजाज हो या फिर वफाक में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्रिटिसिज्म हो। बैरिस्टर अकील मलिक साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी रहनुमा इस वक्त हमारे। अस्सलाम वालेकुम बैरिस्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। बैरिस्टर साहब, सबसे पहले तो ये जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रिलीफ को रीडायरेक्ट किया गया है बलूचिस्तान की तरफ, उस पर खासी तनकीद हो रही है कि और ऑप्शंस भी थे, उनको एक्सरसाइज किया जा सकता है। बलूचिस्तान रिसोर्सेज के हवाले से सरप्लस सूबा है, आप किसी और तरीके से अगर ये करना था तो कर लेते। ये जो पेट्रोलियम मसनूआत का रिलीफ रीडायरेक्ट किया, ये कोई मुनासिब अमल नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेहान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, बिल्कुल ये काबीना का फ़ैसला है और इसमें मैं नहीं समझता कि कोई गलत बात है। बलूचिस्तान वो सूबा है जहाँ हमेशा से ये एक आवाज़ उठती रही है, ये बात उठती रही है, या सामने बात मंजर आम पे आती रही है गाहे बगाए कि बलूचिस्तान को उसके हकूक़ शायद गालबन नहीं मिल रहे या बलूचिस्तान को लेफ़्ट आउट किया हुआ है। तो ये चारों इकाइयाँ मिल के ही पाकिस्तान बनाते हैं, और मैं समझता हूँ सबसे एहसन और अच्छा और मुस्बत इक़दाम जो वज़ीर आज़म साहब ने इस हवाले से लिया है N25 की डेवलपमेंट के हवाले से, जो ऑल द वे चमन से लेके खुशदार और दीगर जो जिसको खूनी सड़क भी कहा जाता है, तो उसकी डेवलपमेंट के लिए अगर पेट्रोलियम मसनूआत, वन नीड्स टू अंडरस्टैंड, ये मार्केट फ्लक्चुएट करती रहती है और हर 2 हफ्ते बाद करती है। हर फोर्टनाइट बाद जो है पेट्रोलियम की कीमतें या पेट्रोल की कीमतें वो ऊपर भी जाती हैं, वो कम भी होती हैं और आलमी मंडी से मुंसलिक होती हैं। और अगर ये एक अच्छा ऐसा इक़दाम वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने उठाया तो आई थिंक इसके ऊपर किसी को क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बलूचिस्तान की डेवलपमेंट के हवाले से देखिए इस तरफ, क्योंकि बलूचिस्तान की तरफ क्योंकि फोकस इस वक्त ज्यादा है, तो केपी में बैठे हुए पाकिस्तानी उतनी बलोची भी हैं। जी, तनकीद ये हो रही है कि ये जो माइंस एंड मिनरल्स बिल है, खास तौर पे खुद जो ओपोनेंट्स है आपके पाकिस्तान तरीके साहब, ये हमें तो बताया कुछ और गया था, ये कुछ तनख्वाहों से मुताल्लिक है, ये दीगर मामलात में ये फ़र्क डोमेन के अंदर है। ये नहीं बताया गया था माइंस एंड मिनरल्स बिल है जिसके ऊपर आपने वोट करना है, धोखे से कराया गया। देखें, ये तो अब जितनी बातें, जितने मुंह उतनी बातें। अब बात तो ये है ना कि जो भी नेशनल असम्बली में या प्रोविंशियल पार्लियामेंट्स में ऑर्डर ऑफ द डे होता है,
और उसके साथ जो भी लेजिस्लेशन होती है वो उर्दू में भी आती है, वो अंग्रेज़ी में भी आती है, और ये दोनों चीज़ें होती हैं। और इवन के सप्लीमेंट्री एजेंडा भी अगर आ जाता है तो उसमें भी उर्दू में और अंग्रेज़ी दोनों में आता है। तो ये तो नहीं हो सकता। ये अगर कोई कह रहा है, और जो जिनका आपने जिक्र किया वो कह रहे हैं कि तनख्वाहों से, तो या तो वो ये बता दें कि वो इतने इलिटरेट हैं कि वो अंग्रेज़ी में नहीं पढ़ सकते। माइंस एंड मिनरल्स अगर ऊपर लिखा हुआ है, एंड इफ दे कुड नॉट एक्चुअली रीड, then I really don't know what to comment on this or what to state, कि हम वसीयत पार्लियामान जो हैं उर्दू अंग्रेज़ी दोनों ज़बानें हमें आनी चाहिए। हमारे मुल्क में दोनों ही ज़बानें चलती हैं। तो हमारे पास जो एजेंडा आता है नेशनल असम्बली की, मैं अब तक बात करूं, या आपकी सेनेट में या दीगर सूबाई असम्बलियों में, तो दोनों ज़बानों में आता है। और ये तो नहीं हो सकता बिकॉज प्रेडोमिनेंटली हमारे हर मकतबा फ़िक्र से, चाहे वो इतना ना भी पढ़ा हो, 7वीं 8वीं जमात या 5वीं 6वीं जमात तक भी पढ़े हों, ये तो नहीं कि ये देखिए ना, बैरिस्टर साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सूबाई असम्बली से इस बिल की मंजूरी को मशरूत कर रही है, और तासुर ये दिया जा रहा है कि ये कुछ लोग ये भी वाकिफ़ान हाल ये भी कहते हैं कि वफाक और सूबे का जो आपस में इस पे कोऑर्डिनेशन हो रही है, ये जो है ना वो बहुत ही खामोशी से ख़तो किताबत हो रही है और बाला बाला की जा रही है, जिसपे अली मीन गंडापुर साहब का स्टेटमेंट भी आया कि जी इससे सूबे को कोई नुकसान नहीं होगा, कोई खतरा नहीं है। लेकिन फ्रॉम विद इन द पीटीआई ऑपोजिशन तो है कि इस बिल को मंजूर ना किया जाए। देखिए, अब उस असम्बली के मेंबरान जो हैं उनकी कैलिबर पे बड़ा सवाल उठता है कि वो टू लेट इन द डे जब पास होगी लेजिस्लेशन, तो फिर उसके बाद क्यों ये सवाल उठाएं, उसी टाइम क्यों नहीं फ्लोर ऑफ द हाउस पे ये सवाल उठाए गए। बिकॉज ऑब्वियसली एनी मेंबर, एनी ऑनरेबल मेंबर, वेदर प्रोविंशियल पार्लियामेंट से हो, सेनेटर हो, नेशनल असम्बली हो, तो वो बिल्कुल एतराज़ उठा सकता है उसमें। अब वज़ीर आला KP की अपनी भी स्टेटमेंट आ गई जो कि बिल्कुल सपोर्ट करती है इस बिल को। तो इसमें क्या ऐसी बात है, मुझे तो ये बताया जाए कि अगर पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए, पाकिस्तान के फाइनेंशियल फ्रंट पे जो है पाकिस्तान को फ़ायदा होगा, ना कि किसी एक मखसूस जमात को या किसी एक मखसूस ग्रुप को या किसी एक मखसूस सूबे को। तो मैं समझता हूँ सूबे को तो फ़ायदा इन एनी केस होगा ही होगा, रॉयल्टीज़ एंड अदर जो दीगर उसके साथ एसोसिएटेड चीज़ें हैं, लेकिन पाकिस्तान का फ़ायदा है। एंड दिस इज़ व्हाट वी नीड टू लुक एट कि पाकिस्तान का फ़ायदा किस में है। कल को माइंस एंड मिनरल्स पंजाब में या सिंध में वहाँ पे ये लेजिस्लेशन होती है और एक्सट्रैक्शन होती है, तो देन सो बी इट, बिकॉज पाकिस्तान को फ़ायदा हो रहा है ना। आप लुक एट द बिगर पिक्चर। द बिगर पिक्चर इज़ कि पाकिस्तान इज़ गोइंग टू बेनिफिट, नॉट मी, नॉट यू, नॉट PMLN's गवर्नमेंट एंड नॉट PTI's गवर्नमेंट। सो हमें बसीयत पाकिस्तानी और मुंबई वतन पाकिस्तानी होकर सोचना है, ना कि फ्रॉम आर पॉलिटिकल पार्टीज लेंस और फ्रॉम आर प्रोविंशियल लेंस। तो ये कम से कम इसमें ये ज़रूर देखना चाहिए, जहाँ पे सपोर्ट की बात है बिल्कुल, जहाँ पे बेनिफिट की बात होगी पाकिस्तान की, तो मैं समझता हूँ तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को और तमाम उन असम्बलियों को, वेदर दे आर प्रोविंशियल असम्बलीज, नेशनल असम्बली, सेनेट या इवन GB की या आज़ाद कश्मीर की जो असम्बलीज़ हैं, वो बिल्कुल उनको पाकिस्तान के हक़ में, पाकिस्तान की सपोर्ट में तमाम तर वो लेजिस्लेटिव स्टेप्स लेने चाहिए जो पाकिस्तान को। अच्छा बैरिस्टर साहब, ओवरसीज कन्वेंशन हुआ, बड़ी अच्छी बात है। उसके टाइमिंग के ऊपर भी सवाल है कि ओवरसीज कन्वेंशन जो है जिस वक्त हुआ, इस वक्त बहुत नागुज़ीर था। क्यों हुआ? पॉलिटिकली कैपिटलाइज करना चाहते हैं? आपको लगता है ओवरसीज जो है वो किसी एक ख़ास पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं, बहुत नाराज़ हैं, डिस्ग्रंटल्ड हैं, तो इस वजह से इस वक्त को चुना गया कि ये कन्वेंशन हुआ? नंबर 1। नंबर 2 बात ये कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या हुकूमत जो है वो भी इस पे पॉलिटिकली जो है मनूवरिंग कर रही है। वहाँ पे हमने देखा शेर अफजल मरवत वाज देयर, या अली अमीन गंडापुर साहब के साथ जो ताल्लुक है, या दीगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं जिनको कहा जाता है जेल में बानी PTI से मिलने के लिए भेज दिया जाता है। तो क्या ये कॉन्शियस अटेम्प्ट है हुकूमत की कि जितना डिवाइड क्रिएट किया जा सकता है विद इन द PTI वो किया जाए? देखिए, PTI में हुकूमत को जो है वो किसी किस्म की डिवाइड क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। रेहान साहब, आप खुद देख रहे हैं कि वो मुझे याद पड़ता है कि बचपन में अखबार जहान एक रिसाला आता था या मैगज़ीन, तो उसके साथ वो बीच में 7 औरतें 7 कहानियाँ, वो भी हम देखते थे कि वो कॉलम था एंड वेरियस स्टोरीज़। तो यहाँ पे भी ये 7 औरतें 7 कहानियों का जो एक कॉन्सेप्ट है इस पार्टी के अंदर, तो मैं यही देख रहा हूँ। क्योंकि अलीमा खान साहिबा एक बात करती हैं, बैरिस्टर गौहर बसीयत चेयरमैन एक बात करते हैं, सलमान अकरम राजा साहब बसीयत सेक्रेटरी जनरल वो एक बात करते हैं, और फिर इसी तरह
जो आप इनके सूबे के CM-KP के हैं गंडापुर साहब, वो एक बात करते हैं, तो इनके अपने अंदर जो एक जो तजब्जब का शिकार है ये पार्टी और इस पार्टी के लोग, तो वो आपके सामने, द गवर्नमेंट डजंट नीड टू डू एनीथिंग. वी एज द गवर्नमेंट डू नॉट वांट टू ऑब्वियसली से कि, या हम नहीं चाहते कि इनके आपस में ये मसाइल हो. ये आपस के मसाइल तो इनके अपने पैदा किए हुए हैं. ये आप बताएं कि हुकूमत की क्या इंटरेस्ट हो सकता है या क्या कोशिश हो सकती है कि इनके अंदर जो डिवीज़न पैदा कीजिए. डिवाइडेड तो ये खुद हैं. एक कहता है कि जी चेयरमैन मैं हूँ, मेरे से पूछा जाए. दूसरे कौन होते हैं? दूसरे कहते हैं कि नहीं जी किसी से बात नहीं हो रही, खान साहब ने कहा है कि किसी से बात नहीं होगी. और तीसरे मौसूफ जो हैं वो आके कहते हैं मैं अपने तई जो है वो कोशिशें कर रहा हूँ. हाँ, खान साहब ने मुझे तो इसमें किस हद तक सदाकत है सर? पीटीआई के एस्टैब्लिशमेंट से राब्तों में किस हद तक सदाकत है? देखिए, मैं आपको ये बता सकता हूँ कि किसी किस्म का कोई राब्ता नहीं है पीटीआई की लीडरशिप का एस्टैब्लिशमेंट के साथ. नॉट दैट आई एम एक्चुअली द एस्टैब्लिशमेंट स्पोक्स पर्सन, लेकिन एज पर द इंफॉर्मेशन एंड द नॉलेज दैट वी हैव, ऑफ कोर्स किसी किस्म का किसी डील के हवाले से, किसी भी किस्म के मज़ाकरात के हवाले से, और एस्टैब्लिशमेंट तो पहले ही कह चुकी है कि वी हैव गॉट नथिंग टू डू विद पॉलिटिक्स. अगर पॉलिटिक्स के हवाले से बात करनी है तो सियासतदान खुद बात करें, अपने पॉलिटिकल इश्यूज खुद उसका हल तलाश करें, ना कि हमें इसमें घसीटें. एंड राइटली सो, बिकॉज उनका कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो रोल है वो डिफाइंड है. चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ का खिताब आज सबने देखा और सुना. खिताब कल का था, लेकिन उसकी ऑडियो वीडियो आ जाइए. उसमें खासा एग्रेशन था, खासा जज्बाती खिताब था चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ का. इसको देख के, बॉडी लैंग्वेज देख के, आपको लगता है कि मुस्तकबिल करीब में ऐसी कोई बात हो सकती है, कोई बातचीत एस्टैब्लिशमेंट की और पीटीआई की, कोई सियासी कुव्वतों? देखिए, मैं ये आपको ज़रूर कह सकता हूँ कि जो आपने इवन कन्वेंशन के हवाले से बात की, तो कन्वेंशन मोस्ट सक्सेसफुल कन्वेंशन था. पहली दफ़ा पाकिस्तान में पहली दफ़ा एक ओवरसीज़ का जो कन्वेंशन करवाया गया, और उसमें अक्रॉस द पार्टी लाइंस जो है वो उनकी इंक्लूजन थी, उनकी रिप्रेजेंटेशन थी. पीटीआई के कई जो ओवरसीज़ जो लोग सपोर्ट करते हैं पीटीआई को, वो भी वहाँ पे मौजूद थे. मैं ख़ुद वहाँ पे मौजूद था और मैंने ख़ुद देखा कि पीटीआई से लोग भी हैं, मुख्तलिफ दीगर जमातों से भी लोग हैं. तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो हमारे माथे का झूमर है. ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो पाकिस्तान की जो है वो शान है. और बिल्कुल ओवरसीज़ पाकिस्तानी का हर किस्म का जो रिगार्ड है, हर किस्म की फैसिलिटेशन जो है वो प्रोवाइड की जा भी रही है और करते भी रहेंगे. जहाँ तक आपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब की स्पीच के बारे में बात की, तो उनका आई थिंक जो ऑपरेटिव पैरा जो मैं जिस नज़र से उसको देख सका हूँ, वो नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर था. वो आपकी टेररिज्म के ऊपर था कि जो दहशतगर्दी की लहर आई है और जो दहशतगर्दी के अंदर जो नंबर्स आप पिछले साल से और इस साल में अगर कंपैरेटिव एनालिसिस करें, उसको कंपेयर करें, तो रेहान साहब वो डबल हुए हैं अटैक्स. तो टेररिस्ट की तो बिल्कुल उनको किसी किस्म की छूट, किसी किस्म की रिलैक्सेशन या किसी किस्म की जो है वो सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है. और टेररिज्म से वाक़तन, जिस तरह चीफ साहब ने कहा कि आयरन हैंडेडली उनको जो है डील किया जाएगा, तो बिल्कुल इसमें अक्रॉस द बोर्ड यही डिसीजन है गवर्नमेंट का भी, स्टेट का भी, कि आयरन हैंडेडली उनको, और वो बेशक डिजिटल टेररिज्म और बिल्कुल दहशतगर्दी की कोई. देखिए, टेररिज्म कम्स इन मेनी शेप्स एंड फॉर्म्स. टेररिज्म हैज़ इवॉल्व्ड विद द पैसेज ऑफ टाइम, और जिस तरह वक्त में या टेक्नोलॉजी में या दीगर चीज़ों में तब्दीली आई है, ये चेंजेस आए हैं, तो ज़ाहिरी बात है कि जो स्टेट के ख़िलाफ़ एक जहर उगला जा रहा है, या जो स्टेट के ख़िलाफ़ एक नैरेटिव पे काम किया जा रहा है और स्टेट के ख़िलाफ़ एक एजेंडा पे काम किया जा रहा है, चाहे वो सेहूनी ताकतें हों या बैरूनी हैंडलर्स हों या लॉबीज़ को हायर करके किया जा रहा हो, तो वो तमाम तर एजेंडा तो पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडा है. एंड अगर पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडे पे कोई भी हो अक्रॉस द बोर्ड, तो उनके लिए ये तमाम के लिए एक ही पॉलिसी है दैट दे विल बी डेल्ट आयरन हैंडेडली. ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब आपके. मिस्टर अकील मलिक हमारे साथ मौजूद थे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी रहनुमा. लेट्स टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक. ब्रेक के बाद वापस आएंगे. पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो ग्रैंड ऑपोजिशन अलाइंस की बात कर रही थी, वो इस्टेब्लिशमेंट से राब्तों वाले मामले पे लगता है कहीं ना कहीं हॉल्ट लग गई है, क्योंकि इस पर जमीयत उलमा इस्लाम पे खासा क्रिटिसिज्म कर रही है. ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, इस पर बात करेंगे. तहरीक इंसाफ के हवाले से यह तासुर उभर रहा है कि वो इदारों से बैकडोर राब्ते की कोशिश कर रही है. अगर इस तासुर को दुरुस्त माना जाए और अगर तहरीक इंसाफ को इन राब्तों की सूरत कोई ब्रेक थ्रू नहीं मिलता, तो सवाल ये है कि तहरीक इंसाफ के पास मुतबादिल ऑप्शन क्या होगा, क्योंकि
फैसल वाडा जो ताकतवर हलकों के करीब समझे जाते हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि बानी पीटीआई के जेल से बाहर आने की कोई इम्कानात नहीं है और ना ही इंसाफ की किसी से डील हो रही है। अगर तहरीक इंसाफ की कोई डील नहीं हो रही और अगर बानी पीटीआई फिलहाल जेल से बाहर नहीं आ रहे तो इसका मतलब ये हुआ कि तहरीक इंसाफ को अपने लिए सियासी रास्ता तलाश करने के लिए मुतबादिल रास्तों की जानिब जाना होगा। शेर अफजल मरवत इन्हीं मुतबादिल रास्तों की बात कर रहे हैं। शेर अफजल मरवत की बकौल बानी पीटीआई ने हिदायत की है कि तहरीक इंसाफ अपोजिशन जमातों को इंगेज करे। शेर अफजल मरवत इस मुतालिक क्या कहते थे वो भी आपके सामने रखें। अब तहरीक इंसाफ हर तरह के ऑप्शंस को खुला रखना चाहती है, जबकि JUIFA जो हुकूमत के खिलाफ तहरीक में अपना मौसर किरदार अदा कर सकती है वो तहरीक इंसाफ के इस्टेब्लिशमेंट से राब्तों पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही है। कामरान मिर्ज़ा कई बार अपने बयानात में PTI के इस्टेब्लिशमेंट से राब्तों पर मुसलसल तनकीद करते नजर आए। अब एक बार फिर वो तहरीक इंसाफ के रवैये पर अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कह रहे हैं कि अगर PTI ने इस्टेब्लिशमेंट से मामले तो फिर मुमकिन है JUIFA और PTI का इत्तेहाद ना बन सके। इस वक्त सेनेटर कामरान मिर्ज़ा साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सेनेटर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस्टेब्लिशमेंट से राब्तों से मुतालिक शायद PTI खुद कन्फ्यूज़्ड है, लेकिन जमीयत उलमा इस्लाम फे इज़ वेरी मच क्लियर अबाउट इट। आपने जो बैक टू बैक ट्वीट्स की हैं उसमें खोलकर बरमला इस बात का इजहार किया कि इस्टेब्लिशमेंट से राब्ते होंगे तो फिर हमसे कोई राब्ता ना रखें। तो क्या ये उसूली मौक़िफ़ है जमीयत उलमा इस्लाम फे का या इसमें कोई लचक भी है? क्योंकि गुज़श्ता रोज़ हुमायूं मोहम्मद साहब हमारे साथ मौजूद थे, वो कहते हैं 11:44 पे कामरान साहब ने जब ये ट्वीट की तो उसके बाद मेरी मुलाकात हो गई थी, मामला तब्दील हो गए हैं। तो क्या मामला वैसे के वैसे ही हैं, तब्दील हो गए हैं? प्रिंसिपल पोजीशन क्या है JUI की? हुमायूं साहब मेरे दोस्त हैं और मेरा उनसे रब्ता भी यकीनन हुआ था, मगर प्रिंसिपल पोजीशन वही है। और वो अकाउंट जिसका आप जिक्र कर रहे हैं वो अकाउंट वैसे फेक है। बात दुरुस्त है, बात तो सच है, मगर है दुरुस्त। तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग है सर कि आपके फेक अकाउंट से आपके दिल की बातें कर रहा है कोई। ये पता नहीं, मैं उसको ढूंढने में लगा हूँ, मुझे मिल नहीं रहा बंदा नहीं मिल रहा। तो बात वैसे मेरी ही है। और फिर हुमायूं साहब से बात भी हुई थी। हुमायूं साहब को कल भी मैंने कहा, दोस्त है मेरे, मैंने उनको कल भी कहा कि इस पे जो है वो ऑफिशियली जो है ना इसका कोई आ जाए, डिनाइल आ जाए। तो क्योंकि अगर तो उनके एस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते हैं, भले किसी के मफाद में भी हैं, जिसके मफाद में भी हैं, तो फिर जो मेरा ख्याल है कि फिर तो कोई तहरीक की बात नहीं होगी, ऐसी खाम भी जो है उधार मांग की शर्मिंदा होने वाली बात होगी। तो बेहतर ये है कि ना किया जाए उस सूरत में। या फिर वो ये है कि अगर किसी ने तहरीक चलानी है तो ये हुमायूं साहब को मैंने कल भी कहा था कि 19 और 20 ये 2 दिन है हमारे, उसमें एक दिन ज्यादा भी हो सकता है, 21 भी हो सकता है, इसमें हमारा इजलास है, तो उससे पहले आ जाए, क्योंकि मैंने फिर पार्टी को, अपनी पार्टी को रिपोर्ट करना है। और मैं कोई ऐसी चीज जो है ना वो रिपोर्ट नहीं कर सकूंगा जो कि फैक्ट्स के अगेंस्ट हो। फिर वहां से क्या डिसीजन होता है ये तो फिर मुझे नहीं पता, मगर जो है ना वो चीजें जो है ना उसमें क्लैरिटी आनी चाहिए। ठीक, यानी PTI से आपका किसी भी किस्म का इत्तेहाद मशरूत है? जी, ये तो उनको बता दिया गया हुआ है, इससे ये तो उसमें वन ऑफ द कंडीशन है। और मुझे हुसैन साहब ने जो है ना वो कल बैरिस्टर गौर का एक वो स्टेटमेंट का एक टुकड़ा भिजवाया, मगर वो जिस वक्त वो टुकड़ा भिजवाया वो टुकड़ा तो हौसला अफजा था, मगर जब दूसरे दोस्त उसमें कह रहे हैं कि नहीं वो तो अपने मफाद के लिए कह रहे हैं कि जी मेरे मफाद में ना कि मुल्क के मफाद में, तो हमारा मफाद तो आजकल जो है ना वो फिर पता नहीं कि मुल्क का मफाद और हमारे मफाद में जो वो थिन लाइन है वो तो फिर कैसे ड्रा होगी। देखिए वो बैरिस्टर गौर साहब ने बिल्कुल कल स्टेटमेंट दिया अडयाला जेल से जब वो बाहर आए कि बानी PTI का ये बड़ा क्लियर और कैटेगोरिकल स्टांस है कि जी किसी को उन्होंने मैंडेट नहीं दिया कि इस्टेब्लिशमेंट से बात करें। लेकिन दूसरी तरफ आजम सवादी साहब ये कहते हैं कि हमने उनको कायल कर लिया है और उन्होंने कहा ठीक है अगर आप बात कर सकते हैं तो करें या करना चाहते हैं तो ग्रीन सिग्नल है। तो ये कन्फ्यूजन तो है ऑन देयर पार्ट। उसमें मेरा ख्याल है बैरिस्टर गौर साहब के पार्ट पे भी कोई थोड़ा सा कंफ्यूजन है। वो शायद ये कह रहे हैं कि मेरे मफाद में जो है ना वो डील ना करें, मगर मुल्क के मफाद में अगर डील करनी जो इतला मिली ऑफिशियली जो है असद कैसर साहब चूंकि इसमें उनकी पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं इन बातों में, इन मुज़ाकरात में, तो उनकी तरफ से मैंने कई दफ़ा ये बात रिपीट कर चुका हूँ कि उनकी तरफ से अगर कोई उनका वर्जन आ जाता तो मेरे लिए ज़्यादा आसानी हो जाती, कहीं पे अगर कोई गलतफहमी है तो निकल जाती, और अगर कोई खुशफहमी है तो वो भी दुरुस्त हो जाती, अगर वो भी निकल जाती। लेकिन सेनेटर साहब अली अमीन गंडापुर साहब का स्टेटमेंट काफ़ी नहीं था असद कैसर साहब को लेके? देखिए आप बहुत रिलाई कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। साबिक स्पीकर हैं, बड़े सीजन्ड पॉलिटिशियन हैं, सियासी एक पॉलिटिकल फेस है PTI के अंदर,
लेकिन जो अली अमीन गंडापुर साहब ने असद कैसर, आतिफ खान से मुतालिक बात की थी एक इंटरव्यू के अंदर, तो उससे तो लग रहा है कि असद कैसर साहब की शायद वो से या वक़्त या वो वैल्यू नहीं है इस वक्त एज फार एज पीटीआई इज कंसर्न, विद इन पीटीआई। मुझे वो वक़्त या उनके वजन का नहीं पता, मगर ये ऑफिशियली जो है ना उनकी पार्टी की तरफ से असद कैसर साहब को ये रोल असाइन किया गया था कि वो JUI के साथ बातचीत करें, और इधर से JUI की तरफ से मुझे ये रोल असाइन किया गया था, कुछ और साथी भी। तो अब उनकी बात मेरे लिए ज़्यादा जो है ना वो अहमियत रखेगी। मुझे नहीं पता कि अली अमीन साहब ने उनका वजन कम कर दिया या ज़्यादा कर दिया, या बाकी पार्टी के मेंबर ने उनके साथ क्या किया, मगर पार्टी की तरफ से उनकी ऑफिशियली नॉमिनेटेड जो है वो असद कैसर साहब है, इसलिए मैं उनके लिए वो कर रहा हूँ कि वो जो है ना जो बात करेंगे मेरे लिए ज्यादा वजन उसमें। तो आपने सर असद कैसर साहब से राब्ते की कोशिश की या उन्होंने आपको रीच आउट किया हो? नहीं, उन्होंने तो रीच नहीं किया। मैंने पूछा लोगों से तो वो मालूम ये हुआ कि वो शायद मुल्क में नहीं है, और मैंने कई दोस्तों को कहा कि असद कैसर साहब को कहें कि जहाँ पे भी है मुल्क में नहीं है, मगर अगर मुझे जो ना मैसेज कर दें या मुझसे पहले अगर मौलाना से बात कर सकते हैं तो मौलाना से बात कर लें, वरना। बहुत बहुत शुक्रिया। सेनेटर कामरान मुर्जा हमारे साथ मौजूद थे, और ज़ाहिर जमीयत उलमा इस्लाम फ़े का PTI से इत्तेहाद मशरूत है, और JUI फ़े इज़ वेरी मच क्लियर अबाउट इट। PTI कंफ्यूज्ड है, PTI को ये इस पर क्लैरिटी लानी होगी। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। गजा पर इसराइल के हमलों के आगाज़ के बाद से पाकिस्तान समेत दुनिया के कई ममालिक में ऐसी दर्जनों मसनूआत का बायकॉट करने की मुहिम जारी है, जिससे मुतालिक सारिफिन का यह दावा है कि वो इसराइली कंपनियों की मिल्कियत है। अब बहसियत मुसलमान हमें इसराइल की मसनूआत और उनकी गैर मुल्की फूड चेन्स का बायकॉट करना चाहिए फॉर दैट रीज़न, क्योंकि यकीनी तौर पर इसराइल की जालिम फ़ौज अपनी प्रोडक्ट्स के बदले मिलने वाले पैसे को फ़लस्तीनियों के खिलाफ जुल्म और बर्बरियत में इस्तेमाल करती है। उसके पीछे ये भी देखना चाहिए कि जो फूड चेन्स हैं उनका रेवेन्यू अल्टीमेटली क्या इसराइल को जा रहा है या वो पाकिस्तान में मौजूद है। वो प्रॉफिट शेयरिंग, वो मॉडल क्या है, वो फ्रेंचाइजी मॉडल क्या है, ये फ्रेंचाइजीज कौन ओन करता है। लेकिन गुज़श्ता कुछ अरसे से हमारे यहाँ शिद्दत पसंदी का अंसर देखने में आया है, जैसा कि पाकिस्तान में मौजूद गैर मुल्की फूड चेन्स पर हमलों के वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं। गुज़श्ता दिनों कराची, रावलपिंडी, लाहौर, शेखुपुरा, पेशावर में गैर मुल्की फूड चेन्स पर हमलों के वाक़यात रिपोर्ट हुए। रावलपिंडी में 14 अप्रैल 2025 को एक गैर मुल्की फूड चेन पर हमला हुआ। फिर कराची में 7 अप्रैल से 9 अप्रैल के दरमियान गैर मुल्की फूड चेन पर हमला हुआ। इसी तरह लाहौर में 9 अप्रैल को गैर मुल्की रेस्टोरेंट पर हमला हुआ। फिर पेशावर में भी 8 अप्रैल को गैर मुल्की फूड चेन की एक ब्रांच पर हमला हुआ। शेखुपुरा में तो गैर मुल्की रेस्टोरेंट पर हमला जानलेवा साबित हुआ। अफसोसनाक वाक़या कुछ यूँ पेश आया कि जब शेखुपुरा में गैर मुल्की फूड चेन के रेस्टोरेंट पर मुसल्लह अफराद ने धावा बोला, हमला किया, मुसल्लह अफराद ने रेस्टोरेंट में घुसकर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके नतीजे में एक शख्स जाँ बहक हो गया। मकतूल की शनाख्त आसिफ नवाज़ के नाम से हुई है। पुलिस के मुताबिक आसिफ नवाज़ छुट्टी पर होने के बावजूद रात को यहाँ पहुँचा। वो फूड चेन के दरवाजे पर खड़ा था कि फायरिंग हो गई, जिससे वो ज़ख्मी हुआ। वो फूड चेन के अंदर की तरफ भागा, मगर ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए जान की बाजी हार गया। अब पाकिस्तान में इसराइल मुखालिफ एहतजाज के तनाजुर में बैनुल-अक़वामी फ़ास्ट फूड चेन्स पर हमले ख़तर इख्तियार कर गए। इन शिद्दत पसंदाना हमलों से यकीनी तौर पर फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती का तासुर तो नहीं, बल्कि मनफी तासुर उभरेगा। दीन इस्लाम में तो जबर और जुल्म की ज़रा भी गुंजाइश नहीं है, और यही बात मुफ्ती तकी उस्मानी कर रहे हैं। मुफ्ती तकी उस्मानी का अपने बयान में कहना है कि इसराइली मसनूआत का बायकॉट करें, एहतजाज करें, लेकिन पुरअमन रहें। मुफ्ती तकी उस्मानी का कहना है कि इसराइली मसनूआत का ही नहीं, इसराइल की मदद करने वाली कंपनीज का भी बायकॉट किया जाए, लेकिन इस्लाम एतदाल का दीन है। जज्बात में आकर तोड़ फोड़ करने का दीन नहीं है। किसी की जान और माल को नुकसान पहुंचाना शरीयत में हराम है। अभी एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, गुफ्तगू कंटिन्यू करेंगे। हमारे साथ रहिए। शॉर्टकट लगाकर यानी डंकी लगाकर बैरून मुल्क जाने से अक्सर औकात जानी और माली नुकसान ही उठाना पड़ता है। यूनिसेफ ने इस हवाले से एक होशरुबा रिपोर्ट भी जारी की, जिसके तहत बहरे रूम में गुज़श्ता 10 सालों में डंकी लगाने के नतीजे में तकरीबन 3500 बच्चे हलाक हो चुके हैं। रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 10 में से 7 बच्चे वालिदैन या कानूनी सरपरस्त के बगैर सफ़र करते हैं, जिसका मतलब ये है कि इस रास्ते में मरने या गायब होने वाले ज़्यादातर बच्चे अकेले सफ़र कर रहे थे। रिपोर्ट के मुताबिक वस्ती बहरा रूम के रास्ते को अबूर करने की कोशिश करने वाले बहुत से बच्चे जंग, तनाज़ात, तशद्दुद और गुर्बत का शिकार हैं।
और इन मजबूरियों की वजह से गैर कानूनी सफ़र मजबूर हो जाते हैं। रिपोर्ट ये भी बताती है कि वस्ती बहरा रूम में गुज़श्ता 10 सालों में कम से कम 20,803 अफराद हलाक हो चुके हैं या लापता हो चुके हैं। शिमाली अफ्रीका से हिजरत के इस खतरनाक रास्ते पर बहुत से जहाज़ों के टूटने से कोई भी जिंदा नहीं बचा है, जिसकी वजह से मरने वाले या लापता होने वालों की अक्सरियत की कभी शनाख्त नहीं हुई है। इसलिए उनके प्रोफाइल्स के बारे में भी मालूमात का आना या तस्दीक होना मुश्किल है। यूनिसेफ ने समुंदर में होने वाली अमवात को रोकने के लिए तजवीज़ दी है कि नकलो हरकत पर पाबंदियों के नतीजे में कभी भी बच्चे को इमिग्रेशन की सहूलत में हिरासत में नहीं लिया जाना चाहिए। पाकिस्तान में भी कई अफराद ऐसे हैं जो सुनहरे मुस्तकबिल का ख्वाब, जब तक लालच जिंदा है, लालची इंसान जिंदा है, उसको कैपिटलाइज करना चाहते हैं, तब तक ये जो एक्सप्लॉइट करने वाले हैं, ये उस लालच से फ़ायदा उठाने वाले हैं, वो भी ज़िंदा रहेंगे और वो इससे भरपूर फ़ायदा भी उठाते रहेंगे। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।